ऐसा मानना है कि कांग्रेस बिल्कुल ही सिमट चुकी है। कांग्रेस में नेतृत्व का अभाव है और जो 60-65 साल का इतिहास है वो बहुत रंगा हुआ है। देखिए, जब जब बिहार में जातीय जनगणना होता है मुझे लगता है कि सरकार कमज़ोर पड़ रही है, और जब भी ये एक ऐसा नशा है जो लोगों के बीच में डाला जाता है और इस एक खुराक है जिससे लोगों को ये समझाया जाता है कि तुम्हारा भविष्य का सुधार होगा। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त एक बार फिर से राजीव प्रताप रूढ़ी जी जुड़े हैं। पहला इनका आपने नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू देखा, अब हम लोग पॉलिटिकल इंटरव्यू करेंगे। सबसे पहले रूढ़ी जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा पहला सवाल है सर, सदन चल रहा था, पूरा हंगामादार रहा, आखिर लोकसभा को लेकर प्लान क्या है बीजेपी के? नहीं, इसमें तो कोई प्लान की ज़रूरत नहीं, हंगामेदार, क्योंकि विपक्ष की ये जो मांग थी कि हम मणिपुर पर चर्चा करेंगे और बार बार ये कहा गया कि गृह मंत्री जवाब देंगे, उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी बुरी तरह से गिरा और देश के प्रधानमंत्री ने सब विषयों पर उत्तर दिया, अमित शाह। तो शायद विपक्ष की मंशा ही नहीं थी किसी प्रकार की चर्चा की जाए और उनको लगता है कि सदन ना चलने देने में ही उनकी कामयाबी है। मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि विपक्ष के लिए नहीं थी। अच्छा, विपक्ष में राहुल गांधी एक बार फिर सदन आए हैं, इसको लेकर कहीं बीजेपी की कतराहट तो नहीं है या परेशान तो नहीं है? देखिए, अगर उनमें उतना कॉन्फिडेंस होता तो जिस प्रकार का एक तो अनप्रिपेयर्ड भाषण उन्होंने दिया, कोई विषय नहीं था कि मैं इस बार दिल से बोल रहा हूँ, दिमाग से नहीं, और उसके बाद जिस तरह की बातें उन्होंने रखी तो कोई दम था नहीं। और हमारी अपनी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और सरकार मजबूती से पिछले 9 साल से काम कर रही है, तो शायद उनको अपना माहौल बहुत असुरक्षित दिख रहा है और वो उनके लिए संघर्ष है कि वो इंडिया को कैसे उसका नेतृत्व उनके हाथ में आए। तो पहले तो वो अपने भीतर का नेतृत्व पूरा संभाल ले, फिर बाहर की बात करेंगे। अच्छा, इंडिया की बात की, विपक्ष ने इंडिया गठबंधन भी बनाया है। रूढ़ी जी, ये बताइएगा, इंडिया गठबंधन को लेकर के बीजेपी क्या सोचती है? देखिए, बीजेपी का तो से उनका गठबंधन है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये विरोधाभास का गठबंधन है। विरोधाभास का? ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है ना। आप देख लीजिए ना, पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहाँ पर राजनीति में सबसे ज़्यादा आगे आज तक कौन रहा? कल तक किसकी सरकार थी? अमरिंदर सिंह की सरकार थी। तो वहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कैसे साथ चलेगा अगर वो गठबंधन है? पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, आज वो किसके साथ चल रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर? कम्युनिस्ट के साथ। टीएमसी वहाँ पर है और कांग्रेस है, कांग्रेस के साथ खिलाफत है वहाँ, और देश में साथ चलेंगे तो कैसे साथ चल सकते हैं? आप कहीं भी उठा करके इस तरह से देख लीजिए, इन लोगों का विरोधाभास का समझौता है। आप दिल्ली देख लीजिए, आम आदमी पार्टी क्या एक भी सीट कांग्रेस को देगा क्या? वहाँ तो खिलाफत कांग्रेस से है। तो कहाँ ये इस प्रकार के कॉन्ट्रडिक्शन में आप समझ सकते हैं कि कोई यूनिटी की गुंजाइश? हालांकि कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस जो है माइनॉरिटी और अपर कास्ट के लोगों का वोट परसेंटेज है, तो पता नहीं उसके बारे में, कहाँ हर राज्य का अलग अलग है। और हमारा ऐसा मानना है कि कांग्रेस बिल्कुल ही सिमट चुकी है। कांग्रेस में नेतृत्व का अभाव है और जो 60-65 साल का इतिहास है वो बहुत रंगा हुआ है। इसलिए हमको लगता है कि उस इतिहास को छपाने के लिए अब यूपीए से वो नए शब्द की तरफ बढ़ गए हैं, इंडिया की तरफ, लेकिन उनका पृष्ठभूमि छिपेगा नहीं। अच्छा सर, आप बिहार से हैं, वो भी सारण कॉन्स्टिट्यूंसी से है। पिछली बार इन्होंने क्लियर किया था छपरा और सारण के विषय में। जाति जनगणना पूरे बिहार में इस वक्त मसला बना हुआ है, जाति जनगणना को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जब जब बिहार में जातीय जनगणना होता है मुझे लगता है कि सरकार कमज़ोर पड़ रही है और जब भी ये एक ऐसा नशा है जो लोगों के बीच में डाला जाता है और इस एक खुराक है जिससे लोगों को ये समझाया जाता है कि तुम्हारा भविष्य का सुधार होगा। 90 के बाद से पूरे देश में जो रिफॉर्म्स हुआ, पूरा भारत 45 डिग्री के ट्रैजेक्टरी से ऊपर गया और 90 के बाद से बिहार 45 डिग्री के ट्रैजेक्टरी से नीचे गया है। ये सब चीज़ें नेगेटिव हैं। हमने कभी राजनीति में नहीं सुना था कि पिछड़ा को अगड़ा बनाने की बात होती है, लेकिन बिहार में पिछड़ा को अति पिछड़ा बना देते हैं। दलित को अच्छा करना है तो दलित को महादलित बना देते हैं। तो यहाँ राज्य का राजनीति आगे नहीं चलता है, पीछे चलता है, और यही विडंबना है बिहार के साथ। सर, हमारा एक कॉमन सवाल होता है, पता है क्या? अब मोदी जी और शाह जी हिंदू कार्ड बिहार में खेलेंगे तो लालू और नीतीश की जोड़ी मंडल कार्ड खेलेगी, इसको लेकर आपकी क्या राय? देखिए, बिहार की जो स्थिति है आपको मैं लिख के दे दूँ।
पार्लियामेंट में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने वाला है, क्योंकि जो वोट बैंक था, जो वोट जिस पर नीतीश कुमार आधारित थे, वो खिसक चुका है उनसे। और सबसे बड़ा बात है कि नीतीश कुमार का क्रेडिबिलिटी समाप्त हो गया है। और मुझे नहीं लगता है कि आज हम 17 सीटों पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी हम 35 पार कर जाएंगे, क्योंकि विश्वसनीयता का एक बड़ा सवाल नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा हो गया है। अच्छा, वो तो फूलपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसको लेकर क्या कहना? पता नहीं वो कहाँ से लड़ना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन दूर दूर तक उनके सहयोगी उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है, ना ममता उन्हें मानेगी, ना राहुल उन्हें मानेंगे, बाकी दलों का तो बात ही छोड़ दीजिए, ना केजरीवाल मानेंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इनका कोई भविष्य, और इसीलिए आजकल बहुत बेचैनी है माननीय नीतीश कुमार जी में, बहुत बौखलाहट है। अच्छा, नीतीश जी का आज अखबार पढ़ा होगा, नीतीश जी ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा बीजेपी ने नहीं दिया, इसको लेकर क्या कहना? पता नहीं, विशेष राज्य का दर्जा के अलावा भी कोई और नारा होना चाहिए। आज लगभग 3 लाख करोड़ का निवेश भारत की सरकार ने बिहार में दिया है, और पता नहीं क्यों इस बात का जवाब देना उचित समझेंगे कि नहीं कि बिहार के 4 करोड़ लोग पिछले 30 साल में बिहार छोड़ के क्यों चले गए। आज उतने प्रयास के बाद बिहार आज देश का सबसे गरीब राज्य क्यों है। बहुत सारे सवाल उनके सामने खड़े हो गए हैं, और शायद उनके पास सवालों का उत्तर नहीं है। और बाकी देश के राज्य प्रगति कर रहे हैं, वहाँ तो कोई पैकेज नहीं दिया गया, तो ऐसे कैसे बाकी राज्य प्रगति कर रहे हैं और यहाँ पैकेज कह करके इस पूरे विषय को। और भारत की सरकार योजनाओं में पैसा देती ही रहती है। लेकिन ललन सिंह तो कुछ और बता रहे थे सदन में, ललन सिंह जो तो बहुत बातें रख रहे थे, इस पर क्या कहना है? ललन सिंह पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं। कल जब हमारे एनडीए में थे, तो एनडीए की पक्ष में जब था ये संभावना कि वो सरकार में आएंगे, जिस समय नीतीश जी हमारे साथ थे, तो बहुत अच्छा बोलते थे। एनडीए के पक्ष में ऐसा बोलते थे शायद कोई प्रतिपक्ष का या एनडीए के साथ रहने वाला व्यक्ति नहीं बोलता था। आज विपक्ष में है तो खिलाफ में बोल रहे हैं, तो उनका उसमें उनका हुनर है, वो अच्छे वकील हैं। जब हमारे साथ रहेंगे तो हमारे बारे में अच्छा रहेंगे, हमारे खिलाफ रहेंगे तो हमारे खिलाफ बोलेंगे। अच्छा बोलते हैं। अच्छा, पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के जो विवाद हुआ, देखिए इसको लेकर क्या कहना है? देखिए विवाद तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अमित शाह जी ने पूर्णिया में हवाई जहाज उड़ा दिया था सर। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बार बार डिफेंस हवाई अड्डे पर बात करना कि हम यहाँ पर बना देंगे। बिहार का नाम पटना हवाई अड्डे का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पिछले 50 साल में एक भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट नहीं आया। बिहार के राजनीति में एक कठिनाई है कि हम अफसरों पर निर्भर हैं, और बहुत अफसर ऐसे हैं जो समझने से ना समझ पाए या ना समझने से इनकार करते हैं। और मुझे लगता है कि हवाई जहाज़ के बारे में और हवाई अड्डों के बारे में जो चर्चा बिहार में होती है, बिहार की आबादी 14 करोड़ है और यहाँ एक भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, और गोवा की आबादी 14 लाख है, वहाँ 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्यों? टूरिज्म प्लेस है वहाँ पर। उसके अतिरिक्त भी वहाँ का विजन है। क्या विजन है जरा बताओ। वही समझना होगा ना। कैसे आज उत्तर प्रदेश में 16 से 18 हवाई अड्डे बन गए, गेरुआ पहनने वाला व्यक्ति भी समझ गया इसका, और आज आप एक ही हवाई अड्डे के पीछे पड़े हुए हैं। और पटना का निर्माण भी भारत की सरकार कर रही है, जो जहाँ बड़ा विमान नहीं उतर सकता है। आप बिहटा की बात करें, बिहटा वायुसेना का हवाई अड्डा है। जहाँ जहाँ भारतवर्ष में वायुसेना के हवाई अड्डे पर निर्माण की बात होती है, उसका कोई भविष्य नहीं होता है। देखिए बेंगलोर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हवाई अड्डा था, उसे छोड़ दिया। यलहंका देश का सबसे बड़ा एयरफोर्स का बेस है, उसे छोड़ दिया। 30 किलोमीटर दूर जाके उन्होंने हवाई अड्डा बनाया, जिसकी शुरुआती 7 मिलियन से थी, आज 22 मिलियन है, और आने वाले दिनों में 60 मिलियन पहुंचने वाला है। तो विजन इसे ही कहते हैं ना। कुछ पता तो चले इन लोगों को कि देख क्या रहे हैं। बिहार की हालत खराब है, बिहार पिछड़ा राज्य है। बिहार की कुछ ना एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, ना एक 5 स्टार होटल है, ना एक आपके पास कोई ऐसा जगह है जहाँ आप अपना, ना इंडस्ट्रियल पार्क है, ना IT पार्क है, ना टेक्सटाइल पार्क है। तो बाकी राज्यों में कैसे हो रहा है जो बिहार में नहीं हो रहा है? और आपके राज्य के 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए। और देखिए, अगर आप विश्लेषण करेंगे तो बिहार छोड़ के जाने वाले लोग उसी जाति के हैं जिनके बारे में गिनती ये बार बार कराते हैं, उसी जाति के लोग हैं जिनके बारे में ये, जिनके ताकत से ये सत्ता में रहते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान इन गरीबों का किया है बिहार की सरकार ने, चाहे वो लालू जी हो या नीतीश कुमार हो। अच्छा, आप विजन की बात करते हैं, आप तो पूरे बिहार में विजन इन बिहार को लेके घूम रहे हैं। पिछली बार भी हमने ये सवाल किया था, लेकिन हमारा सवाल है सर, इसको सुना जाए कि विजन इन बिहार की बात करते हैं, लेकिन अमित शाह जी हिंदू कार्ड की बात करते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन, देखिए कॉम्बिनेशन मुझे नहीं लगता कि कहाँ आपने सुना है कि हिंदू कार्ड कहीं बोला है अमित शाह जी ने? अमित शाह जी ने नहीं बोला, मीडिया ने बनाया है। तो मीडिया ने बुलाया तो मीडिया से सवाल पूछिएगा ना, मुझसे थोड़ी ना पूछिएगा। आप प्रवक्ता हैं? नहीं, प्रवक्ता है तो मीडिया से पूछिएगा जिसने बनाया। अमित शाह ने कब कहा कि हम हिंदू कार्ड खेल रहे हैं? जी, कभी नहीं कहा है। तो कर्नाटक चुनाव में उन्होंने ये भी कहा था कि मुसलमानों के आरक्षण समाप्त होंगे। अब देखिए, उस विषय को लेकर चुनाव तो हुआ नहीं। जी,
हम तो 370 हटा करके जम्मू कश्मीर में राजनीति कर रहे हैं। हमने तो ट्रिपल तलाक पर कानून भी बना दिया। हमने राम जन्मभूमि में राम की मंदिर जहाँ बननी थी वहाँ बनाया है। तो इसमें तकलीफ किसी को क्या हो सकता है? हम तो जो कहते हैं वो करते हैं, देश के हित में जो होगा हम करेंगे। हमारा सर आखिरी सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, मीडिया के सामने खबर आ रही है कि अब आपका सामना चुनाव में राबड़ी देवी से नहीं बल्कि तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री से होगा। क्या भाई देखिए, उसमें तो लालू जी भी अपने यहाँ से, मैं उनके खिलाफ लड़ा भी हूँ, उसके बाद उनके समधी से भी लड़ चुका हूँ। समधी से भी लड़ चुके? हाँ, वो उनके समधी भी वहाँ चुनाव लड़े, वो भी हार गए। मैं राबड़ी जी के भी खिलाफ चुनाव लड़ चुका हूँ, वो भी हार गए। भाई मुझे छपरा के लोगों पर भरोसा है। मैं अपने काम पर और मेरी पार्टी का नेतृत्व, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, अपना काम और बिहार के बड़े संगठन का सपोर्ट रहता है हमारे कार्यकर्ताओं को, और हमें सभी का समर्थन मिलता है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो लालू जी के पार्टी के समर्थक हों, चाहे सामान्य रूप से। हम वहाँ काम करते हैं और मुझे आज के तारीख में छपरा की धरती पर 26,000 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। बिहार में कोई बता 26,000 करोड़? जी, और शायद मैं थोड़ा और कम ही करके बता रहा हूँ और उसका चार्ट निकाल के आपको दे दूंगा। और ये सच्चाई है और छपरा में आप किसी से पूछ सकते हैं। आज बिहार में अगर सबसे बड़ा देहाती क्षेत्र में अगर सबसे ज़्यादा पावर सब स्टेशन है तो छपरा में है, 40 से ज़्यादा, जो बड़े शहरों में आपको नहीं मिलता होगा। हमारा पावर कंजम्पशन 182 मेगावाट है, बढ़ के कभी कभी 200 मेगावाट हो जाता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा ग्रिड बन रहा है और इसके पहले भी सबसे बड़ा पावर का ग्रिड बन चुका है। गांव-गांव में बिजली है, लगातार 24 घंटे के अंदर बिजली का ट्रांसफार्मर बदला जाता है। पहला जिला है जहां हर घर में गैस पाइपलाइन से अगले 1 साल में 3.5 लाख घरों में गैस का सिलेंडर नहीं होगा। हमारे यहाँ सारण जिला में हर घर में गैस पाइपलाइन पहुँचने वाला है। और सड़कों का जाल, मतलब बहुत समय लगेगा आपको, वक्त लग जाएगा, लिस्ट लेके पढ़ दीजिएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे राजीव प्रताप रूढ़ी जी, जो सारण के सांसद हैं और भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, खैर राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहरहाल आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 3 लाख का परिवार होने जा रहा है। शुक्रिया।